हेलो फ्रेंड्स। शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आज के द हिंदू पेपर में जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे दिसंबर 19 का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ हैं वो कवर किए गए हैं इसमें। आइए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है, ओमान के साथ भारत सरकार ने एक ट्रेड साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम देखेंगे डिटेल में कि आखिर ये ट्रेड डील में क्या भारत और ओमान के बीच रिश्ते बनने वाले हैं। दूसरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट एंड, जो अभी अभी भारत सरकार ने मनरेगा को रीनेम किया है, कुछ उसमें रिफॉर्म्स किए हैं जिसे विकसित भारत जी राम जी कहा जा रहा है। उसमें आखिर क्या ऐसे प्रावधान है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उसमें कहा जा रहा है कि ये कुछ क्षति पहुंचा रही, उसको देखेंगे। ये कहा जा रहा है कि कटिंग ऑफ रूरल लाइफलाइन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद एक ध्रुव है, माइक्रो प्रोसेसर है, जो हमारा पूरी तरीके से कहें तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। उसके कुछ चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे या कि आखिर इसमें ये क्या है ध्रुव 64। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ टिप्पणी की गई है। एक पॉजिटिव टिप्पणी है कि जो मैरिज है, अगर मानते हैं कि वो जो लिविंग रिलेशन है, अगर वो मैरिज नहीं भी किए हैं तो उन्हें हम इलीगल नहीं कह सकते। उन टिप्पणियों को थोड़ा सा विस्तार से देखें कि आखिर इनके क्या इश्यूज हैं, क्या इनके असर पड़ेंगे आम जिंदगी पे, लोगों को जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके ऊपर लीगली और सामाजिक रूप से। साथ ही साथ तो भारत सरकार ने सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल लाया है, जिसमें प्रावधान किया गया कि जितने भी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जो बिल हैं तीन, उनको यूनिफाई किया जाए, एक किया जाए। उन सारे प्रावधानों को किया गया है, उसको भी हम लोग अच्छे से इस सेशन में देखेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं द हिंदू के आज दिसंबर 19 के एडिटोरियल और बाकी कंटेंट में, जिसको हम डील करेंगे। इससे पहले आगे हम न्यूज़पेपर को देखें और बाकी न्यूज़ एनालिसिस करें, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं जो आज के द हिंदू पेपर से ही मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया है, उसे देखेंगे कि आखिर ये हमारे एसएससी एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो उन्हें देखेंगे। सबसे पहला वर्ड जो है वो रिमार्केबल। रिमार्केबल जिसका मीनिंग होता है असाधारण, उल्लेखनीय। ये रिमार्केबल जो है असाधारण, उल्लेखनीय, जिसका साइनो कहें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नोटेबल, एंथो कहे तो ऑर्डिनरी अर्न रिमार्केबल, ये हो जाएगा। दूसरी तरफ अगला देखें, कॉम्प्लिसेंसी जो है इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। ये जो आत्मतुष्टि जिसको कहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ। और एक अलग वर्ड है इसका डिलाई, मतलब बहुत ज़्यादा ये कहें कि केयरफुल नहीं होना, मतलब कॉम्प्लिसेंसी कहते हैं। इसका सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या है कि हम थोड़े से में ही भाई सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, तो अगर हम कहें तो इसको कॉम्प्लिसेंसी कहेंगे, स्मगनेस कहेंगे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहेंगे। और ठीक इसके विपरीत जो एंटोनिम्स हैं उसे हम कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं होगी, किसी तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो एंजाइटी होगी, अनईजीनेस फील होगा। तो ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉम्प्लिसेंसी का। थर्ड है डिस्ट्रेस। थर्ड जो है डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस को देखते हैं। डिस्ट्रेस का मीनिंग है कष्ट, संकट। ये जो कष्ट है, संकट है, जो पीड़ा है, उसको डिनोफाई करता है। ये कष्ट, संकट और पीड़ा को बताता है। इसका सिनोनिम्स होगा सफरिंग, एंग्विश, और जो एंटो होगा वो कंफर्ट, रिलीफ होगा। अगला है स्लैकिंग। स्लैकनिंग क्या होता है, किसी भी चीज में जब ढीलापन हो, मंदी हो, स्लो डाउन हो, उसको बोलते हैं स्लैकनिंग। स्लैकनिंग का ही सिनोनिम्स वीकनिंग, स्लोइंग कह सकते हैं, और इसका गैलपिंग कह सकते हैं। और एंटोनिम्स कहें तो स्ट्रेनिंग, इंटेंसिफाई, जो इसका ठीक विपरीत होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्ट्रेनिंग और इंटेंसिफाई। एक्सपेडाइट मीन्स शीघ्र करना, किसी भी काम को फास्ट तरीके से जल्दी करने को हम एक्सपेडाइट कहते हैं। एक्सपेडाइट यानी कि हास्टेन और एक्सलरेट, हास्टेन और एक्सलरेट। और एंटो डिले करना,
हिंडर करना, हिंड्रेंस इसी से बनता है। हिंड्रेंस मतलब किसी भी चीज में जब रुकावट पैदा की जाती है तो उसे हिंड्रेंस कहते हैं। तो एक्सपेडाइट का एंटोनिम्स हुआ, क्योंकि उसमें हम हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो स्लो हो जाए। प्रूडेंट, प्रूडेंट समझदार और सावधान, जो अलर्ट रहते हैं, अपने चीज़ों को लो करके किसी भी जो परिस्थिति उसको समझते हैं, उन्हें प्रूडेंट कहते हैं। वाइज और कॉशियस इसका सिनोनिम्स, और इसका विपरीत हो जाएगा एंटोनिम्स रैकलेस, इम्प्रूडेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रूडेंट को अनप्रूडेंट नहीं बोलते हैं, इम्प्रूडेंट बोलते हैं, इम्प्रूडेंट। रूदलेस, इसका मीनिंग है निष्ठुर, निर्दयी। किसी को बोलते हैं हम कि काफ़ी आप रूडलेस हो, इस तरीके से बात कर रहे हो। किसी को हम अगर कोई किसी इंसान को किसी खराब तरीके से बोलता है तो उसे हम बोलते हैं कि रूदलेस हो। तो ये रूदलेस मतलब निष्ठुर, निर्दयी। उसका सिनोनिम्स जो है वो है क्रूएल, मर्सिलेस, एंटोनिम कैम्पशनेट और काइंड। जो कैम्पशनेट व्यक्ति होते हैं, कैम्पशन होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के करीब मतलब प्रति, या फिर काइंडनेस होती है उनमें, तो ठीक उसका जो अपोजिट होगा रूदलेस होगा, और उसका जो हम कहें कि एंटोनिम्स होगा उसका काइंड होगा। उसके बाद अगला है डिवॉइड। 8 नंबर में देखिए डिवॉइड है, जिसका मतलब होता है शून्य, खालीपन, रहित, जिसको हम कहते हैं लैकिंग, एम्प्टी, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फिल्ड, भरा हुआ, एंजोर्ड। ठीक है। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल्स यानी कि किसी भी चीज की प्रामाणिकता की बात करें, प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण, कि ये बताता है कि ये क्रेडेंशियल है, क्रेडिबिलिटी को बताता है कि हाँ भाई ये योग्यता इसमें है इसकी, तो वो क्रेडेंशियल है। क्रेडेंशियल को हम उसका जो कहें कि किसी भी चीज़ों को देखते हैं, अगर उसकी जो क्रेडिबिलिटी हाई है, क्रेडेंशियल है, तो हम मानते हैं कि वो मान्यता प्राप्त है, मतलब प्रूफ है उसका, एक हम कह सकते हैं कि टेस्टिमोनियल है यहाँ हमारे पास अवेलेबल, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडेंशियल यानी कि क्वालिफिकेशन, टेस्टिमोनियल्स। एंटोनिम्स डिसक्वालिफिकेशन, डाउट्स। द लास्ट इज बेहेमथ, जिसका हम कहते हैं जायंट, विशाल, जो कोशश होता है वो होता है, और एंटोनिम्स होता है ड्वार्फ यानी कि लाइट वेट यानी कि छोटा। ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें कि जो वर्ड्स थे जिनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट किए थे आज के द हिंदू पेपर के न्यूज़ एनालिसिस के अंतर्गत जो एडिटोरियल्स आते हैं उनसे थे, जो कि एसएससी और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें जो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इंग्लिश के लिए ये ऑलमोस्ट जो 10 वर्ड हैं, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आपको हर सेशन में पहले कुछ देखे जाएंगे इसमें। चलिए आज का सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो है इंडिया साइंस ट्रेड विथ ओमान। तो ये समझते हैं कि ये ट्रेड क्या है, ड्यूटी फ्री है। मतलब ड्यूटी फ्री कहने का मतलब कि इसमें जो भारत सरकार और जो ओमान के बीच में जो ट्रेड हो रहे हैं उनमें जो टैक्सेशन है उनको ईज किया गया है। ईज कहने का मतलब है कि किसी जो प्रोडक्ट है जिसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हो रहा है उस पर जो टैक्स है वो घटाया गया हो, किसी का जो है टैक्स का जो स्लैब हो उसे चेंज करके किसी दूसरे में डाला गया हो, या फिर किसी का जो है टैक्स जो है पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो। यही सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो ट्रेड डील होते हैं उसमें कंसीडर किया जाए। ड्यूटी फ्री कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनके टैक्स यानी कि इम्पोर्ट टैक्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट टैक्स होते हैं उनमें चेंजेस, और वो किस तरह के चेंजेस, जनरली पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। या तो उनमें डिक्रीज की जाती है, या तो उनको एकदम से एग्जेम्प्ट कर दी जाती है, या फिर उसको कहें तो उनमें किसी तरीके का कोई पॉजिटिव चेंज किया जाता है। तो भारत और ओमान ने अभी ये ट्रेड साइन किया है। भारत और ओमान की स्थिति को देखिए अगर हम, तो ये रहता है वर्ल्ड इंडिया, ये जो वर्ल्ड मैप है उसमें हम देखें तो ये
यहाँ पे इंडिया है, और अरेबियन सी से होते हुए देखिए तो ये ओमान है। ओमान जो है यमन और ये यूएई के बीच और सऊदी अरबिया की ये जो क्षेत्र सीमा के करीब है। तो ये अरेबियन सी में एक ऐसा खाड़ी देश है जिससे हमारा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा तौर पे होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो भारत ने इसके साथ जो ट्रेड किया है, जो डील किया है, वो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आइए देखते हैं क्या इसके मुख्य जो पॉइंट्स हैं आखिर क्या है। तो भारत ने ये जो सेपा, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, वो साइन किया। उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले बात जानते हैं कि ओमान जो है इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। 98% जो भी हमारे इंपोर्ट्स किए जाते हैं, जो भी मतलब भारत में जो भारत से हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो इन खाड़ी देश यानी कि जो अ, ओमान में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उस पे लगभग 98.08% जो प्रोडक्ट होंगे वो टैरिफ फ्री होंगे। तो ये बहुत कहें तो बड़ा एक कहें कि निर्णय है कि लगभग 98 कहने का मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए कि जितने भी हमारे ट्रेड होंगे वो ड्यूटी फ्री होंगे ओमान में। उसके बाद अगर देखें कि तो भारत ने क्या किया, ये तो ओमान की तरफ से हमारे लिए जो कुछ लेवरेज है, हमारे लिए कुछ जो बेनिफिशियरी वर्क है, हमारे लिए जो कुछ ट्रेड से जुड़ा हुआ फ़ायदे हैं वो है। तो भारत ने इसके लिए क्या किया है? भारत ने क्या किया है कि लिबरलाइज़ टैरिफ को 77.79% कर दिया है। साथ ही साथ भारत जो है जितना भी वहाँ से जो इम्पोर्ट करेगा उस पे भी ड्यूटी घटाई है, मतलब जो ओमान से हमारे तरफ आते हैं उसकी ड्यूटी घटाई है। उसके बाद अगर देखें तो जैसे सेवरल ओकेजन्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट इंडियाज सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग टर्म्स ऑफ मोबिलिटी वर्कर्स। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स का। मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स कहने का मतलब क्या है कि भारत से जो ओमान और जो खाड़ी देश है उसमें जो वर्कर्स है, लेबर फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। तो उनकी जो मोबिलिटी है, मतलब भारत से जो ओमान जाने का जो भी प्रोसेस है उसमें ईज़ीनेस लाई गई है। मतलब कहने का है कि उनमें बहुत ज़्यादा ये उनके जो प्रोसेस है उनको आसान किया गया है, ताकि ओमान को सस्ता लेबर, जो भारत से जो स्किल और नॉन स्किल जो लेबर जाते हैं, वर्कफोर्स जाते हैं, उनकी पहुंच में उनको आसानी मिले। उसके बाद देखिए तो ये डील जो है कहाँ पे साइन हुआ? ये मस्कट में साइन हुआ है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल और ओमान के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं जो है क्वेस बिन मोहम्मद अल यूसुफ, इनके बीच में हुआ जब वहाँ पे मौजूद थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के सुल्तान हातिम बिन तारिक। भारत की जहाँ तक बात करें एक्सपोर्ट की, तो इंडिया एक्सपोर्टेड 4.06 बिलियन डॉलर इतना का जो है कहें कि मर्केंडाइज जो भी है कुछ ओमान में जाते हैं। बात आपको पता है कि ओमान देश जो है भारत से बहुत सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट करता है। तो भारत की जो यहाँ से एक्सपोर्ट है वो 4.06 बिलियन डॉलर के वर्थ का यहाँ से 2024-25 का ये जो डाटा है उसमें ये किया है। और साथ ही इंपोर्ट हम कितना करते हैं? 6.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, ओमान से इंडिया इंपोर्ट कितना करता है? 6.5 बिलियन। तो अगर हम इंडिया और ओमान का ट्रेड की बात करें, इंडिया और ओमान की ट्रेड की बात करें, तो इसमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। ट्रेड डेफिसिट किस मामले में देखने को मिलता है? भारत के मामले में। यानी कि इंडिया जो है जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा जो है इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। उससे कहीं ज़्यादा इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। यानी कि जो भारत है वो 6.5 बिलियन डॉलर तक का वर्थ का जो गुड्स है वो ओमान से खरीदता है, जबकि वो उन्हें बेच पाता है मात्र 4.06 बिलियन। यानी कि अराउंड देखें तो 2.4 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट ओमान के साथ दिखता है। आइए बात करते हैं, ये है बृंदा कराच, जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीआई एम के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट के। उनका मानना है कि जो मनरेगा में जो अभी हाल में चेंजेस आए हैं वो किसी न किसी तरीके से वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है उसमें कटौती करती है।
उसकी जो विचारधारा है उसके ये अगेंस्ट जाती है। किस तरीके से जाती है, बहुत सारी चीजें जो है इसमें काफी पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स जो हैं उसको हम इस एडिटोरियल में देखेंगे। इन्होंने बड़े विस्तार से समझाया है कि अभी का जो विकसित भारत जो गारंटी का जो ये आया है बीबीजी, जिसको राम कहते हैं, मनरेगा का जो नया फॉर्म आया है, उसमें बहुत सारे जो बदलाव हैं वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के द्वारा किया गया। हमें पता है कि सीपीएम और सीपीआई जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट जो भी हैं, इस तरह के जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो सबके सब जो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसकी जो ये विरोध करते हैं। तो इनका मानना है कि अभी जो भारत सरकार ने जो कुछ भी लाया है, अभी ये विकसित भारत ग्रामीण रूरल का जो जिसको किया है, एम्प्लॉयमेंट को चेंज किया है, उसमें देखा जाए तो इनका मानना है कि बहुत सारी चीजें कैपिटलिस्ट माइंडसेट से है। उसमें सबसे पहला उनका कहना है कि ये जो रूरल लाइफ है उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो संविधान ने रूरल जो भी ग्रामीण जो जीवनचर्या है, ग्रामीण जो परिवेश है, उसको आधार करके जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था, उसमें ये कटौती है। उनका सबसे पहले जो मानना है कि महात्मा गांधी, क्योंकि हमें पता है कि मनरेगा में जो पहले नाम था वो महात्मा गांधी से रिलेटेड था, तो महात्मा गांधी के नाम को ये जो चेंज किया है, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये सही नहीं है। ठीक है। दूसरा है, ये मनरेगा जो है पूरे का पूरा, इस मनरेगा का जो आत्मा था उसे ही बदल दिया। ये चेंज जो है ना सिर्फ नाम में चेंज किया गया है, बल्कि उसकी बनावट, संरचना जो है, उसकी जो आत्मा है उसमें परिवर्तन कर दिया। उनका मानना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि ये जो भी ग्रामीण परिवेश है उनको जो काम मुहैया करना है, जो राइट्स है उनके वर्क का, उसको ये जो है हिंडर करेगा, उनमें ये बाधा डालेगा। द बिल इज डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द राइट ऑफ द रूरल वर्किंग पुअर। ये जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो वर्कफोर्स है, उनके जो काम करने का अधिकार है, उस पे ये प्रभाव डालेगा। आखिर ये किस तरीके से प्रभाव डालेगा इसको हम समझेंगे। सबसे पहले उनका मानना है कि चूंकि ये जो बिल है बहुत ज़्यादा जो है, एकदम से कहें कि बहुत ज़्यादा इसका भारत में प्रभाव पड़ेगा, खास करके नीचे तबके के वैसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स में काम करते हैं, उन पे ये प्रभाव डालेगा। तो उनका मानना था कि इस बिल को सबसे पहले पास होने से पहले इसको स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास भेजना चाहिए था डिस्कशन के लिए, जो कि नहीं किया। Article 41 of the Constitution states, "The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effect provision for securing the right to work." ये कहता है कि आर्टिकल 41 जो है हमारे राइट टू वर्क को बढ़ावा देता है। राइट टू वर्क का मतलब काम करने का जो अधिकार है उसको इंश्योर करने का ये काम करता है। और ये मनरेगा जो है वही करता था, लोगों को काम करने के जो अधिकार थे, राइट टू वर्क था, उसको ये बिल्डअप करता था। राइट टू वर्क को ये बिल्डअप करता था। तो उनका मानना है कि ये जो अभी जो भारत सरकार ने जो कुछ चेंजेस लाए हैं उससे उस पे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले उनका मानना है कि ये मनरेगा जो आया उसमें भले उनका मानना है कि भले कांग्रेस सरकार थी, आईएनसी की जो सरकार थी, या यूं कहें कि यूपीए सरकार थी, लेकिन इस मनरेगा को लाने में लेफ्ट जो पार्टियां हैं उनका काफी योगदान था, खास करके सीपीएम का, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मनरेगा में काफी ज्यादा रोल था उसे लाने में। क्या रोल था? उनका मानना है कि जब ये आया 2005 के करीब में, तो वहाँ के जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उनकी इतनी मेजोरिटी नहीं थी कि वो इस बिल को पास करा सकते थे, लेकिन ये जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनमें उनकी मदद करी ताकि ये इस तरह की अच्छे बिल ला सके। लेफ्ट पार्टी प्लेस्ड क्रिटिकल रोल इन शेपिंग द फाइनल लॉ अडॉप्टेड अनअनमिशली पार्लियामेंट इन 2005। This demand-driven universal applicable law was probably the first of its kind in the capitalist world। ये कहते हैं, देखिए भारत को भी अगर ये पूरे तरीके से देखे तो अगर दुनिया को अच्छी मतलब एक विस्तृत
व्यू के साथ देखें तो ये मानते हैं कि पूरा दुनिया जो है वो कैपिटलिस्ट है, ये पूरा दुनिया जो है वो कैपिटलिस्ट है, इंक्लूडिंग वो इंडिया को भी इसमें इसी तरीके से देख रहे हैं। तो इस पूरे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में देखा जाए तो ये पहला ऐसा बिल था जो ये कैपिटलिस्ट होने के बावजूद, मतलब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड होने के बावजूद, ये जो है मजदूरों की बात करता था। यूनिवर्सली एक तरह से कहें कि डिमांड ड्रिवन था। डिमांड ड्रिवन कहने का मतलब कि काम करने का जो अधिकार है वो न सिर्फ काम करने का अधिकार को सुरक्षित करता है मनरेगा, बल्कि ये काम तब देता है जब काम की जरूरत हो और जब काम मांगा जाए। ऐसा नहीं कि हमारे पास काम है आप आके करो, अगर नहीं है और आपकी ज़रूरत भी है तो हम काम नहीं देंगे, ऐसा नहीं। जब काम करने वाले को काम करने का मन हो, काम करने की ज़रूरत महसूस हो, तब जा कर के ये काम प्रोवाइड करती थी। ये अपने आप उनका मानना है कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक मिसाल था जो कि इस तरह का कानून था। अब इनका मानना है कि इस बिल में जो भी नया बिल आया है जीवी राम जी विकसित भारत का, ठीक है, उसमें इनका मानना है कि इससे क्या होगा कि ये जो डिमांड ड्रिवन इसकी जो क्वालिटी है, यानी कि इसकी मनरेगा की, वो खत्म हो जाएगी। ये तभी काम देंगे जब इनके पास काम होगा, ये नहीं कि जब ये काम मांगेंगे तब मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पहले क्या होता था? पहले होता था कि काम को जनरेट करने के लिए पहले जो है फंड को ये किया जाता था, मोबिलाइज किया जाता था सरकारों के द्वारा, जो भी या फिर स्थानीय जो संस्थाएं होती थी, जो लोकल बॉडीज होती थी जो काम कराती थी, वो तय करती थी कि आखिर काम को जनरेट करने के लिए कहाँ पे काम कराया जाए। लेकिन अब चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तय करेगी, तो ये जो डिमांड ड्रिवन है, ये जो डिमांड ड्रिवन जो इसकी जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ ये देखें तो जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट्स पे ऑलरेडी जो है भार का काम करेगी। ये जो 40% का ये कर दिया गया है रेशियो, ये जो 40% यानी कि 60:40% फंड एलोकेशन होगा। 60 जो है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 40 जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट देगा। तो वो इससे जो 40% का जो उन पे बर्डन आएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है इसके एफिशिएंसी पे प्रभाव डालेगा। साथ ही इनका मानना है कि ये जो फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको खत्म कर देगा। फेडरल जो कैरेक्टर है उसको खत्म करेगा, इसलिए क्योंकि ये बिल जो है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है। हाईली सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब कि इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, और जो फेडरल कंस्ट्रक्शन है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये क्षति पहुंचाने का काम करेगी। रिड्यूस द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ रूरल वर्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बार्गेनिंग कैपेसिटी थी, बार्गेनिंग कैपेसिटी जो थी वर्क फोर्स का, यानी कि जो लेबर का जो था, जो काम करने वाले जो मजदूर थे, उनका जो था मनरेगा में हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि वो तभी काम करते जब उनका मन था। अब वो काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जब उनको काम दिया जाएगा, क्योंकि जब वो मान के चलो उनको मार्केट में कोई काम नहीं मिल रहा है और उनको मनरेगा के तहत जो भी अभी जो बिल आया है विकसित भारत जी राम जी, उसके तहत अगर उनको काम नहीं मिल रहा होगा तो फिर वो मार्केट में उन कामों को कम और सस्ते दर पे मजबूरी में भी करने को मजबूर रहेंगे। लेकिन जब वो डिमांड करेंगे काम का, जब मनरेगा के थ्रू जब उनको मिल जाता था, तो मार्केट में उनकी जो बार्गेनिंग थी वो ज़्यादा रहती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ वो काम मार्केट में ये वो नहीं कर रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं कर रहे हैं, किसी खेत पे काम नहीं कर रहे हैं, तो भारत सरकार जो है उनके लिए एक योजना रखी है जिसके द्वारा वो जो है काम कर सकते। तो वहाँ पे वो अपनी बार्गेनिंग को जो था, जिसको कहें, वो मजबूत रखते थे, डिमांड ज़्यादा अच्छा कर सकते थे अपने वर्क फोर्स का। सबसे बड़ा जो यहाँ पे देखने को जो इशू हो रहा है सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पे, इसके नाम जी राम जी, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो राम है वो लॉर्ड राम के ऊपर ये
उस तरीके से देखा जा रहा है। तो इनका मानना है कि जिस छवि को सुधारने के लिए या फिर कहें कि जिस पॉलिटिकल एजेंडा को प्राप्त करने के लिए ये जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसका नाम किसी भी तरीके से चेंज करके हिंदी हो या किसी भी तरीके से इसका एक्रोनिम जो है वो राम किया है, तो अगर सपोज कीजिए इसका अगर विरोध होता है, इस बिल का विरोध होता है, जो कि अब ये पास हो गया है तो अब साइन होने के बाद एक्ट हो जाएगा, तो ये जो बिल है इसका अगर विरोध होता है तो जी राम जी जब मुर्दाबाद कहा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जा करके ये लॉ के अगेंस्ट तो है। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये राम जी पूरे का पूरे लॉ से अगेंस्ट ये मानते हैं, लेकिन अगर इसको मुर्दाबाद कहा जाएगा तो ये जो उनका सेंटिमेंट्स है, हिंदू सेंटिमेंट्स, उसको या फिर जो भारत सरकार की जो सोच है उसको चोट पहुंचाएगी। भारत सरकार कहने का मतलब कि जिस पॉलिटिकल एजेंडे के साथ ये कर रही है उसमें ये कहें तो उनको उल्टा पड़ेगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि लोग जी राम जी कहें और जो प्रोटेस्टर है अगर उनको जी राम जी मुर्दाबाद कहते हैं तो जो हिंदू सेंटिमेंट है उसमें क्षति आएगी और वो इस तरह के जो इनिशिएटिव है उससे वो दुखी होंगे। अगला जो है इन ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, ये एक इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है, पूरी तरीके से भारत में ही बनाया गया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। ध्रुव 64 एक चिप है जो फुल्ली इंडिजिनस है, यानी कि पूरे तरीके से स्वदेशी है माइक्रो प्रोसेसर, डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक के द्वारा। कौन से प्रोग्राम का? मीटी का माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो मीटी है वो एक प्रोग्राम चला रही है माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत इस ध्रुव 64 को बनाया गया है और ये पूरे तरीके से स्वदेशी है। जहां तक ध्रुव की बात करें ध्रुव 64 का, तो ये डिजिटल इंडिया का जो RIC 5 है, यानी कि जिसको बोले DIR 5 प्रोग्राम्स के साथ भी जुड़ा है, विच एम्स टू, इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है वो है पोर्टफोलियो ऑफ RIC बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंडस्ट्री, मिलिट्री एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, यानी कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है जो भी इंडस्ट्री है, मिलिट्री है, बाकी जो भी क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है उनमें ये माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, उनमें इस्तेमाल किए जाए हमारे इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बढ़ावा दे। ये चिप्स टू स्टार्टअप्स, ये जो प्रोग्राम है जिसमें लगभग 250 करोड़ जो है ये 5 सालों में खर्च करने हैं, उसके द्वारा है। डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम है इसमें, यानी कि आप डिजाइन करते हैं तो उसमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, और इस सब से जुड़ा हुआ है ये नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटीज और ट्रेनिंग है। तो बेसिकली हमें सिर्फ इसमें यही जानना है कि ध्रुव 64 जो है एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि स्वदेशी है, और ये सीडैक के द्वारा बनाया गया है। मीटी का एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसके ये तहत ये बनाया गया। और बाकी कुछ टेक्निकल्स हैं, जो टेक्निकल्स वर्ड्स में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें हमें जाननी है कि ये ध्रुव क्या है, दूसरा ये जानना है कि इसे किसने बनाया है, तो सीडैक ने बनाया है, और तीसरी जो है वो मीटी जो है वो इसको बनाया है, मतलब जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत बनाया गया है, और इसका जो स्कीम है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम यानी कि MPP। बस इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं। आइए देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगभग 12 ऐसे जोड़े हैं जिनको लिव इन में रहने से जो भी ये थे, कुछ आपत्तियां थी सामाजिक लोगों की और कुछ लोगों को, उनके घर वालों को, तो उन्होंने एक पिटीशन डाला था कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो उनके फेवर में पॉजिटिव्स कुछ कहें तो सर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा
कि लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज कैन नॉट बी टर्म्ड एन, यानी कि शादी के बगैर अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति पुरुष महिला एक साथ रहते हैं तो उसे किसी भी तरीके से हम अपराध घोषित नहीं कर सकते, यानी कि लिव इन में रहना एक अपराध कहें ऐसा नहीं। नो वन कैन ऑब्जेक्ट टू एंड कॉज हिंड्रेंस टू पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ द कपल्स, कोई भी उसमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है और ना ही कोई उनकी शांति को भंग कर सकता है, जो भी दंपति, जो भी कपल्स हैं, जोड़ियां हैं, वो रह रहे हैं। इससे क्या है, उनका मानना है हाई कोर्ट का कि ये हो सकता है कि हमारे सामाजिक जो संरचना है, जो भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरचना है, उसमें ये हो सकता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो रिलेशन हैं, इस तरह के जो संबंध है, उसे इलीगल नहीं कहा जा सकता। साथ ही उन्होंने कुछ जो कानून है उसका एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें ये कहा गया है कि अ वुमेन हु इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज बीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, यानी कि जो विमेन फ्रॉम ये प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसमें कहा गया है कि जो महिला है जो किसी तरीके से किसी से संबंध में है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। इस वर्ड में, इस कानून के इस वर्ड में विमेन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहीं भी वाइफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि साफ इनका मानना है कि विमेन मतलब अगर शादी से पहले भी अगर कोई महिला जो है किसी के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है तो उसको इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। It is the burden duty of the state as per the constitutional obligation cast upon it to protect the life and liberty every citizens of the court said। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो हमारा ये एक्ट है 2005 का, विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का, उसके जो सेक्शन 114 है, यानी कि 114 है, सॉरी ये इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो बना है ये है, उसके 114 है, और यह साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है उसके जो कुछ अनुच्छेद हैं, सॉरी धाराएं हैं, उसमें भी ये कहता है कि इफ कपल्स लिव टुगेदर फॉर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दे विल प्रिज्यूम टू बी मैरिड, यानी अगर कोई दो लोग बहुत दिनों तक, मतलब दो लोग कहने का मतलब कि लड़का लड़की कोई भी कपल्स जो हैं बहुत दिनों तक एक साथ रहते हैं तो उन्हें शादीशुदा माना जाएगा, यानी कि उन्हें मान लिया जाएगा कि वो एक दूसरे के पति पत्नी है। ठीक है, तो ये टिप्पणी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये देखा जाए तो सामाजिक जो संरचना है उसकी तो विपरीत है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाए तो ये काफी जो है पॉजिटिव आया है कि किसी भी दंपति या किसी भी कपल का अगर वो साथ में रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, तो उसे इलीगल नहीं कहा जा सकता, वो कोई अपराध नहीं। आते हैं अगले की तरफ। हमारे विंटर सेशन चल रहे हैं अभी, ये जो संसद का, तो उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बिल लाया है, सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025, सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025। बेसिकली ये क्या बिल है, तो ये बिल जो है पहले से जो 3 कानून हैं जिससे ये सिक्योरिटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट जो है, सेबी वगैरह है, वो सारे के सारे रेगुलेट होते हैं, उन सबों बिल को यूनिफाई करके एक बनाने का, ये क्या करेगा, बेसिकली यूनिफाई 3 लॉज गवर्निंग द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, ये कौन कौन से बिल होंगे जिनको ये कंसोलिडेट करेंगे? पहला है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, उसके बाद है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट 1992, और तीसरा है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो इन 3 कानूनों को मिलाकर के एक नया बिल लाया, एक्ट बनाया जाएगा। जो बिल लाया गया है उसको हम यहाँ नाम दिया गया है, देखेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025। अच्छा,
ये बिल जो लाया गया है अभी सिर्फ पेश हुआ है और इस पे अभी जितने भी इसके जो आयाम हैं वो निकल करके बाद में आएंगे, जब डिस्कशन होंगे इस पे तब आएंगे। फिर भी अगर कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो इस बिल में क्या है कि भारत सरकार ने इसमें प्रपोज किया है कि इनके नंबर ऑफ मेंबर जो है सेबी में वो 15 कर दिया जाए। अभी कितना है, 9 है। यानी कि जो सेबी है, जो रेगुलेट होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के द्वारा, तो उसमें जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड हैं वो पहले से, यानी कि अभी जो है करंट में है 9 है, उसको बढ़ा करके ये 15 करने की बात कर रहे हैं, जिसमें चेयरपर्सन भी शामिल होंगे। उसके बाद चेयरपर्सन के अलावा 2 ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 फ्रॉम द आरबी एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। यानी कि इन जो 15 मेंबर्स होंगे उसमें कुछ जो होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, यानी कि उनको पदेन बनाया जाएगा, उनमें नॉमिनेट करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और एक आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, और बाकी 11 होंगे, जिनमें से कम 5 जो होंगे, यानी ये जो 15 जो एक्स ऑफिशियो और बाकी सब जो हो रहे हैं, ये जो बाकी बच जाते हैं 11, उनमें से जो 5 होंगे वो होल टाइम मेंबर्स होंगे। यानी कि पहले 3 ही थे होल टाइम मेंबर, तो उसमें अब ये 5 होंगे। यानी कि अगर इसको हम बड़े विस्तार से समझने की कोशिश करें तो समझते हैं कि पहले 9 मेंबर थे, जिसमें से 3 मेंबर जो थे वो होल टाइम मेंबर होते थे, मतलब परमानेंट नेचर में होते थे, और एक चेयरपर्सन होते थे। लेकिन अब इसे बढ़ा करके 15 किया जा रहा है, जिससे एक चेयरपर्सन होंगे। दूसरी बात करें तो इसमें 2 ऑफिसर्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तीसरा एक आरबीआई के द्वारा किए जाएंगे, और बाकी जो 11 बच जाएंगे उनमें से 5 ऐसे होंगे जो होल टाइम के लिए, मतलब वो परमानेंट नेचर के होंगे। इस कानून में करना क्या है, एक तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाएंगे, जो मेंबर्स बढ़ाने की बात कर रही है, नॉमिनेशन की बात कर रही है। उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद होंगे डीक्रिमिनलाइज वायलेशन ऑफ माइनर प्रोसीजरल एंड टेक्निकल नेचर। कुछ ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनको भी इसमें खत्म करने की बात की जा रही है, ताकि इसमें जो है वो ईजीनेस है, डूइंग ऑफ बिजनेस का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो अचीव कर सके। इस बिल को मैंने जैसा कि बताया कि अभी इस पे डिस्कशन नहीं हुआ है, इसे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट के पास भेज दिया गया है, और ये सारे जो भी वहाँ पे डिस्कस होने के बाद पैनल में डिस्कस होंगे, उसमें काफ़ी बदलाव हो सकता है होंगे। उसके बाद जब फिर से ये संसद में आएगा तो फिर से हमें देखने का मिलेगा, और फिर उसके बाद जो बदलाव आएंगे उस पर हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का सेशन द हिंदू का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल्स थे उनके डिस्कशन एनालिसिस थे। हमने काफ़ी विस्तार से इसमें ये डिस्कशन किया। ये सारे जो न्यूज़ हैं वो हमारे आने वाले जो भी कुछ एग्जाम्स है, जैसे एसएससी है, इवन यूपीएससी, बीपीएससी और अलग अलग जो भी स्टेट्स के जो एग्जाम्स है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस तरह के जो भी न्यूज़ एनालिसिस है उसको बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ इसी समय पे ये न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे और आप इस अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से रूप देते रहें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। थैंक यू।